वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार आज फिर आपके सामने हूं और अभी तक तो सामने नहीं हूं, लेकिन हाँ अब सामने हूं। क्लास 10th का ये वीडियो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग कर चुके थे और आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए यह लेट है, लेकिन जितने लोग हमसे जूम पर जुड़े हुए हैं उनको हम लोग इसको लेकर आधे दूर तक बढ़ चुके हैं। आज जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले ये सारी बातें हमने जूम क्लास पर पढ़ाई हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मेरे अपने जूम क्लास पर छूट रहे हैं किसी जानकारी के अभाव में या अपने खुद की इच्छा के अभाव में। लेकिन अब जब मैं जुड़ रहा हूँ यहाँ YouTube पर हूँ और आपसे वादा था मेरा कि आपको सब कुछ YouTube पर भी मिलेगा, इसलिए हम इसको लेकर YouTube पर भी आए हैं। द्विघात समीकरण को लेकर क्लास 10th में हम लोग जूम पर भी पढ़ा रहे हैं। इन केस यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानें। आप जान रहे हैं कि द्विघात समीकरण से पहले हम आपको एक चीज़ बहुपद एक चैप्टर में बता चुके थे और वहाँ हम आपको इसका स्वरूप, खासकर द्विघात बहुपद का स्वरूप समझा चुके थे। द्विघात बहुपद का स्वरूप किस प्रकार होता है यह हम आपको वहाँ समझा चुके थे। आइए उसी द्विघात बहुपद में हम लोग थोड़ा सा समीकरण का रूप देते हैं, द्विघात समीकरण का रूप देते हैं और समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप द्विघात बहुपद कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप द्विघात बहुपद कहते हैं। कब? जब a बराबर नहीं होता है 0 के और b तथा c और इसके साथ साथ a भी, बी सी ए, इसको अच्छा से लिख दें तो आप यहाँ समझ सकते हैं बी ए और सी बिलोंग्स टू आर होता है। यानी कि ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ए ए ए ए ए 0 नहीं होना चाहिए। सर बी 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। सी 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि आप a को 0 मान लीजिएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यह खुद 0 हो जाएगा। यानी कि आप जिस घात की वजह से इसे द्विघात बहुपद कह रहे थे वो घात ही नहीं बचा। तो जिसकी वजह से इस पूरे बहुपद का नाम द्विघात बहुपद था वह द्विघात बहुपद रहा ही नहीं। वह पद जो दो घात को धारण किए हुए था, वह पद जो दो घात को धारण किए हुए था वह अब रहा ही नहीं। इसलिए आप इसे द्विघात बहुपद नहीं कह सकेंगे। इसलिए यहाँ यह बंदिश है कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तब द्विघात बहुपद कहलाने लायक होता है जब वह a बराबर 0 को धारण नहीं करे, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं हो। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हम यह समझेंगे कि वह द्विघात बहुपद नहीं है, वह एक घातीय बहुपद हो सकता है या अचर पद हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग द्विघात बहुपद को जब जान लिए तो हम थोड़ा सा ये बात समझते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह जो द्विघात बहुपद है, यह जो द्विघात बहुपद है इसके दो मूल होते हैं। दो मूलों की संख्या इसमें 2 है। एक को हम लोग संकेत में अल्फा, एक को हम लोग बीटा कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है और अक्सर लोग, अच्छे लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो आप जानते हैं मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए। इसको यदि आप शब्द में कहना चाहिए तो आप शब्द में कह सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक।
एक्स स्क्वायर का गुणक a है, x का गुणक b है, और अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो c बटे a होता है। ठीक है, c बटे a होता है। c को कहते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा बीटा c बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी निकलता है, हम लोग इसको देख चुके हैं, ये सब पुराना क्लास का रिवीजन चल रहा है। द्विघात समीकरण में जाने से पहले हम लोग द्विघात बहुपद को समझ रहे हैं। यदि हम द्विघात बहुपद को समझ लेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण समझना भी आसान हो जाएगा। तो आप तो ये जान गए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यहाँ पर ओटी जो निकलता है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप, वह यह निकलता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया रहे और मूलों का गुणनफल दिया रहे, दोनों चीज दिया रहे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह हमारा द्विघात बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करने पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात होता है। ये है द्विघात बहुपद का एक संक्षिप्त रिवीजन। यहाँ पर एक और बात बता देते हैं, ये बात भी आपको मालूम है। यह बात क्या बोलती है? यह बात बोलती है कि सर, जिस प्रकार किसी द्विघात बहुपद के मूल पता रहने पर आप द्विघात बहुपद जान सकते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं तो आप द्विघात बहुपद जान सकते हैं। कैसे? अभी तुरंत आप लिखे थे सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह हमारा द्विघात बहुपद जानने का सूत्र है। देखिए, ये सारी बातें हम चूंकि पढ़ा चुके हैं बेटा, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है, समझते चलिए। धीरे धीरे हम लोग कोर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे इस चैप्टर में, द्विघात समीकरण में। जिस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करने पर आपको द्विघात बहुपद मिल जाता है, उसी प्रकार आप खुद देखिए, यहाँ इसको आप गौर से देखिए और समझिए। हम इसको हल करते हैं, इसको यदि हल करें तो देखिए तो ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गुना एक्स, अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा गुना एक्स, बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जिसको दिमाग पर लोड लगेगा वो दिमाग पर लोड नहीं लीजिएगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको समझना चाहिए हम लोगों को। अब आप खुद देखिए, इस पद में से और इस पद में से यदि आप x कॉमन ले लेते हैं तो आपको यहाँ बचता है x माइनस अल्फा। बचा कि नहीं बचा? अब फिर देखिए, इस पद में से और इस पद में से अगर आप माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं तो आपको यहाँ बचा x माइनस अल्फा। चूंकि ये माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस जब तक नहीं रहेगा तब तक प्लस नहीं होगा। अब आप देखिए, आप चाहिए तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस अल्फा, यहाँ से x माइनस अल्फा, यदि आप कॉमन ले लिए तो आप x माइनस अल्फा ले लिए। अब आपके पास बचा x माइनस बीटा। तो हमारा यहाँ से एक यह बात निकलता है, यह एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है। आप खुद देखिए, आपने बोला कि अल्फा और बीटा
यदि द्विघात बहुपद के मूल हों तो उस द्विघात बहुपद को जानने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये सूत्र से हम द्विघात बहुपद जान गए। अब उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये एक द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां एक काम कीजिए, 2x स्क्वायर कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। आप देख सकते हैं यह जो चीज है इसको आप मिला सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अचर पद है, bx का गुणक है और ax स्क्वायर का गुणक है। तो यह एक द्विघात बहुपद है, इसका मूल जानना है। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2x स्क्वायर 8वां में हम लोग किए हैं, इसलिए हम इसको आराम से कर सकते हैं। 2x स्क्वायर 3 और 2 को, हालांकि इस पर मेरा एक क्लास चलेगा गुणनखंड विधि पर, इसलिए हदसिएगा नहीं। 3 गुना 2 6x स्क्वायर हो गया। 5 को ऐसा तोड़िए कि वह गुना करें तो 6 में पूरा हो जाए, लेकिन जोड़ें तो 5 हो जाए। तो आपको आराम से 2x प्लस 3x मिलेगा। 3 2 5x, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3। आप देखिए यहाँ 2x अगर आप कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 3 इन 2x प्लस 1। यह द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर इस स्थान पर इस जगह पर हम क्या कर दें, हम यह कर दें कि 2x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 कर दें और इंटू x प्लस 1 कर दें। तो ये 2 2 कट गया, x प्लस 3 बटे 2 मिला और x प्लस 1 मिला। तो एक अल्फा 3 बटे 2 और एक बीटा 1 मिला हमको। यही है द्विघात बहुपद का गुणनखंड। इसी द्विघात बहुपद में, आइए इसी द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जब हम समीकरण का इसको रूप देना चाहते हैं, जब हम इसको समीकरण का रूप देना चाहते हैं तो हम लिखते हैं। देखिए, अब आपका लिखने का काम शुरू होगा, इसलिए जो लोग अभी तक कॉपी कलम नहीं लेके बैठे थे, लेके बैठिएगा। अब आपको इसमें लिखने का काम होगा कि पहला पॉइंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण तब कहते हैं जब a बराबर नहीं हो 0 और a, b, c बिलोंग्स टू R। a, b और c तीनों रियल नंबर हों तभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो आपका जाना हुआ पॉइंट है। किसी द्विघात समीकरण को दो मूल होते हैं, ठीक है।
अर्थात किसी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल बोलें, और इसी को अंग्रेजी में, मूल को ही अंग्रेजी में हम लोग रूट्स कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल को अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। ठीक है, निरूपित करते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल को अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप जानते हैं मेरा यही स्टाइल है, हम पहले सब चीज़ आपको बताएंगे। हालांकि ये स्टाइल मेरा नहीं है, थोड़ा सा विपरीत है। पहले हम लोग बना लिया करते थे और ये सब बातें हम लोग लिखते थे, अपना शीर्षक देते थे कि अब तक आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला में है कि चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो उस द्विघात समीकरण का गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए आप लोगों को, हालांकि हम ये पॉइंट बहुपद में भी बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि यदि किसी द्विघात, यहां पर हम बहुपद को ही लेकर आते हैं, एक बार और लिख देते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हों तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर कहता है यदि, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, एक बार को आप ये सब भूल जाइए, लेकिन ये जो पांचवा और छठा पॉइंट है इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्लीज नहीं भूलिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हों तो जानिए इस बात को। थोड़ा सा इसको उठाते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपके पास ये चूंकि वीडियो अपलोडेड है तो आप इसे आराम से पॉज करके उतार सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ये हो गया आपका एक सूत्र। ठीक है, आइए यहां पर थोड़ा सा अपवाद या नोट या उलझन लिख सकते हैं, उलझन को सुलझाते हुए लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछने वाले जो टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर जो भी हैं, उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया बाबू, उन्होंने आपके लिए कर दिया कि आपका द्विघात बहुपद आज बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी कर दिया। कि यदि यहां पर यही क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो, यानी इस स्थान पर आप खुद गौर कीजिएगा, ऐसा कर दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी कर दिया और बाकी सब कुछ वही रहा, तो देखिए रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर उल्टा पड़ेगा। आज आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए नहीं होगा, आपका होगा माइनस ए बाय बी। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के बारे में बता रहे हैं। अब चलिए, अल्फा बीटा आपका सी बाय ए नहीं होगा, आपका होगा सी बाय बी। और ये उलझन कई बार क्रिएट किया गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए हम आपको इसके सामने रखते हैं ताकि आप इसमें उलझिएगा नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपको बोले, वो रिस्पेक्टेड जो भी व्यक्ति हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इन्होंने कर दिया द्विघात बहुपद को और मूल अल्फा और बीटा ही रखा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होना चाहिए। कब? जब ई है, लेकिन बी के जगह पर आज क्या है, तो माइनस ए बाय सी होगा और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए होता था तो बी बाय सी होगा। आपको ये तीन स्थितियां पहले भी बताई गई थी। इन तीन स्थितियों का रिवीजन इसीलिए करवाया गया ताकि आगे आने वाला जो पॉइंट है उसे आप खूब अच्छे से समझ सकिए। ठीक है, खूब अच्छे से समझ सकिए। ये द्विघात बहुपद का शुरुआती है, आप इसे खूब अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए 7वां नंबर पॉइंट की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। 7वां नंबर पॉइंट क्या कहता है? 7वां नंबर पॉइंट कहता है कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम क्या लिख रहे हैं? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसे मानकर चलिए कि यही मानक रूप है, सारी जगह इसी को मानक रूप बताया गया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को एक
विवेचक होता है या एक विवेचक के द्वारा इसकी जांच की जाती है। विवेचक यानी विवेचना करने वाला। किसी द्विघात बहुपद में एक विवेचक होता है। यह विवेचक, इसकी अंग्रेजी अगर हम आपको लिखें, इसकी अंग्रेजी डिस्क्रिमिनांट होती है। डिस्क्रिमिनांट होती है इसकी अंग्रेजी। और इस विवेचक का काम क्या होता है? इस विवेचक का काम यह होता है, बाबू, हीरा, सोना, राजकुमार लोग, आइए थोड़ा सा पिछला वीडियो भी आप देखिए मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण में। वहां हमने आपको दो चर वाले, ये रफ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मैंने आपको यह बताया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। तो यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो आप जानते हैं इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होंगे। और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होंगे। सॉरी, इसका कोई हल नहीं होगी, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार द्विघात समीकरण को, जिस प्रकार हम यहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात जानकर इस बात का पता लगाते हैं कि हमारे इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार एक द्विघात समीकरण के विवेचक से, एक द्विघात समीकरण के विवेचक से हम पता लगाते हैं कि इस द्विघात समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। और अगर होगा तो कैसा होगा? जैसे इस दोनों स्थान पर इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हो रहा है, एक में अद्वितीय हल है और एक में अनेक हल है। तो यहां भी हमको यह विवेचक, और इसको आपका बुक खासकर NCERT विविक्त कर लिखते हैं, तो आप विविक्त कर बोलिए, विवेचक बोलिए, डिस्क्रिमिनांट बोलिए या डी बोलिए। डी को भी हम लोग विवेचक के रूप में रखते हैं, इसका संकेत डी होता है। तो डी जानकर हम जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का एक हल होगा, या द्विघात समीकरण के हल होंगे तो दो ही हल होंगे, दो उसके मूल होंगे, तो वह मूल कैसे होंगे? तो किसी द्विघात समीकरण को एक विवेचक होता है। यह विवेचक यानी डी हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर, प्रकृति बताता है। यानी हमारे मूल कैसे होंगे यह बताने वाला कौन है? तो यह बताने वाला डी है। यह बताने वाला हमारा डी है कि हमारा मूल कैसा होगा, यह बताने वाला डी है। जैसे कि सर क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं? देखिए, पहली स्थिति हो सकती है, तो सबसे पहले तो डी निकलता कैसे है उसको जान लीजिए कि 8वां नंबर पॉइंट हम लिख रहे हैं। 8वां नंबर पॉइंट को आप देखिए, विवेचक
विवेचक यानी कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac? क्यों हम इतना जोर देते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर आपको उलझाया जाता है। विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है कि विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कब होगा? जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। यह कब होगा? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कब होगा? जब द्विघात समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तभी हमारा यह विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इन केस आपको रफ में समझाते हैं, देखिए इसको समझिए। यहां पर हम आपको इसको रफ में समझाते हैं कि आपके पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हमरे कहने से नहीं होता है बेटा, इन सभी का प्रूफ है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आता है। इन सब के बारे में भी हम आपको समय आने पर बताएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो विवेचक आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है। यदि आपका द्विघात समीकरण, कोई व्यक्ति आकर बोले कि मेरे पास आज एक द्विघात समीकरण है मिस्टर गौरव, कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g बराबर 0। ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g बराबर 0। ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g बराबर 0। तब आपके पास इसका विवेचक का क्या सूत्र होना चाहिए? तो आप विवेचक का सूत्र निकालिए, इसके आधार पर कीजिए। ये b स्क्वायर b क्या था? x का गुणक, तो यहाँ x का गुणक क्या है? f, तो f स्क्वायर होगा। अब माइनस 4, आज a के स्थान पर क्या है? e, तो यहाँ e होगा, और c के स्थान पर क्या है? g, तो यहाँ g होगा। यानी यदि द्विघात समीकरण ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g बराबर 0 होता है तो विवेचक हमारा d बराबर f स्क्वायर माइनस 4eg होता है। f स्क्वायर माइनस 4eg होता है। ठीक है, आइए देखिए और समझिए। ये तो हो गया रफ की बात, ये हो गई रफ की बात। क्वेश्चन आपको उलझाता है कई बार, इसलिए हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में आप उलझिएगा नहीं कभी कभी। हालांकि आज तक जो भी क्वेश्चन उलझाया गया है उसमें ABC का स्थान बदला गया, रहता ABC ही है, तो ABC का सिर्फ स्थान बदल दिया जाता है तो उससे उलझन उत्पन्न होती है। 9वां नंबर आइए पॉइंट देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के साथ कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं। यह स्थितियां कहती है, देखिए ये हम आपको थ्योरी बताते बताते लास्ट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चले गए हैं। हम द्विघात समीकरण का आखिरी पार्ट पे चल रहे हैं। यदि आप थ्योरी के पन्ने पलटाते जाइएगा तो 9 नंबर पॉइंट तक में आपको पता चलेगा कि आप अपने द्विघात समीकरण के आखिरी पन्ने में हैं एक चीज को छोड़कर, और वह है कि किसी द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। इस एक पॉइंट को छोड़कर हम द्विघात समीकरण के बारे में बताते 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 हम यहां तक चले आए हैं। अभी हम एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, बहुत सारी चीजें जाननी हैं। आइए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के साथ 3 स्थितियां संभव होती हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के साथ 3 स्थितियां संभव होती हैं। पहला, जब d बराबर होता है 0 के, यानी आपने किसी द्विघात समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला
और वह 0 के बराबर हो गया। जब d बराबर हो जाए 0 के तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ? आप सर जानिए रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा। तो आप जानिए ऐसी स्थिति में यदि d बराबर 0 हो जाता है तो अल्फा का मान यदि 2 निकलेगा तो बीटा का मान भी 2 ही निकलेगा। अल्फा का मान यदि 3 निकलेगा तो बीटा का भी मान 3 ही निकलेगा। अल्फा का मान यदि -3 आ रहा है तो बीटा का मान भी -3 आएगा। दूसरी स्थिति, जब d बड़ा हो जाए 0 से, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी आपने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और आपको मिलने लगा 16, आपको मिलने लगा 23, आपको मिलने लगा 20, आपको मिलने लगा 11, तो 0 से बड़ा हो गया। तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। मूल वास्तविक और असमान होते हैं। मूल वास्तविक और असमान होते हैं। और तीसरा पॉइंट, जब d छोटा हो जाए 0 से, जब d छोटा हो जाए 0 से, क्या हो जाए? d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी d का मान -1 आने लगे, -10 आने लगे, -9 आने लगे, यानी d माइनस में जाने लगे, 0 से छोटा, यानी कि हम लोग पीछे आने लगे, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात मूल काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक होते हैं। यानी यह क्या 3 पॉइंट बोल रहा है? यह 3 पॉइंट यह बोल रहा है कि सर आपके पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो आप द्विघात समीकरण के हल के बारे में सोचिएगा, x का मान निकालने के बारे में सोचिएगा, तो x का 2 मान निकलेगा। ठीक है, 2 ही मान निकलेगा हर बार। लेकिन जानिए, आप मान निकालने से पहले जान लीजिए कि मान कैसा निकलेगा, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। पहला, अगर d 0 निकालिएगा, अगर d बराबर निकालिएगा ना, आपको जो सवाल दिया है उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया, तो जानिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो आप x का मान निकालिएगा वह जितना निकलेगा दोनों एक ही जैसा निकलेगा, या तो 2 निकलेगा या -1 निकलेगा। क्या निकलेगा नहीं जानते हैं, लेकिन बराबर निकलेगा। और जब d बड़ा हो जाएगा 0 से, तो अगर एगो का मान 1 निकल रहा है तो दूसरा का मान 11 निकल सकता है, -11 निकल सकता है, +12 निकल सकता है, -13 निकल सकता है। लेकिन यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से, तो वहीं पर द्विघात समीकरण को हाथ जोड़ लेना है कि सर आपका हल नहीं होगा, आपका हल किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा, हम नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि ये काल्पनिक हल होगा। समझ में आया? d का मान से आपको हल का पता चला। द्विघात समीकरण के बारे में जाने, द्विघात समीकरण के विवेचक के बारे में जाने, द्विघात समीकरण के सारे हलों के बारे में जाने। आइए आपको लेकर चलते हैं अब उस ओर जहां 10वां पॉइंट हम चल रहे हैं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
हमारी उम्मीद से वीडियो क्लियर होगा, किसी प्रकार का ब्लरनेस नहीं होगा। आइए आपको हम पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। लास्ट पॉइंट 10th नंबर, लास्ट पॉइंट, किसी द्विघात समीकरण को हल करने की, किसी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। समय समय पर हम इन तीनों विधियों के बारे में जानेंगे। अभी पहले जान लीजिए। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है द्विघात सूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है। किसी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। अब हम लोग गुणनखंड विधि में जाने से पहले एज पर योर बुक, आपकी पुस्तक के अनुसार, आपकी पुस्तक यह बोलती है कि प्रश्नावली 4.1 में पहले सर बच्चों को सिखाइए कि कोई भी बहुपद या कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता। सही बात है, द्विघात समीकरण होगा तभी ना हम कोई विधि से हल करेंगे। कोई बहुपद या कोई भी समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो हम ये सब विधि से क्यों हल करेंगे? कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो हम क्यों इसे हल करेंगे इन तीनों विधियों से? तो आइए जानते हैं हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की विधि से पहले हम जानते हैं कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होता है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब होगा जब उसमें चर का घात 2 हो। यदि चर का घात 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यदि चर का घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो आइए प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर सवाल आपसे यही पूछता है बच्चों कि आप इन सभी सवालों को, ये जो 10 सवाल दिए गए हैं या 8 सवाल जो दिए गए हैं, आप इनको देखिए और बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। तो आइए सर हम देखते हैं ये वाला चीज दिया गया द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इसको सरल करेंगे तो यह a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a² + 2ab + b² टूट गया बराबर, इसको आप गुना कीजिएगा 2x - 6। तो ये x² प्लस 2 गुना 1 गुना x 2x + 1, तुम 2x इधर आ जाओ -2x, -6 तुम इधर आ जाओ +6, और यहाँ क्या बच गया 0। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या कहता है? अभी आप तुरंत देखे हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कहता है ax² + bx + c बराबर 0 होना चाहिए। तो इस सवाल में 0 तो आ गया मेरा। अब यह ax² + bx + c के रूप में है कि नहीं है देखते हैं। देखिए ये x² है प्लस 2x - 2x, दोनों कट गया, ये दोनों तो 0 हो गया, +1 + 6 +7 हुआ बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसको समझिए, x² + 7 को आप लिख सकते हैं 1 गुना x² प्लस
0 गुना x प्लस 7 बराबर 0। इतना चीज लिख सकते हैं, जहां a 1 है, b 0 है, c 7। सर a बराबर, हाँ a बराबर नहीं हो 0 के, b और c तो 0 हो सकता है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए देखिए अपना अगला सवाल और इसको बनाते हैं हम लोग। क्या यह द्विघात समीकरण है? देख लेते हैं सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुना 3 -6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये तो शुद्ध द्विघात समीकरण है सर, यह तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट चुके हैं, ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। देखिए तो क्या यह द्विघात समीकरण है? आइए सर, आप और हम दोनों मिलकर हल करते हैं। x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 1 प्लस x माइनस 2 गुना x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 3 प्लस 3x माइनस 1 गुना x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3। यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x की जगह पर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x के स्थान पर क्या होगा? तो माइनस 2x प्लस x माइनस x हो गया, ये हो गया माइनस x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3। यानी कि क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ, या इसको सीधा लिख देते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी उम्मीद पर आप जरा अपना अगला सवाल बनाइए। तो चाहते हैं कि वीडियो पॉज करके बनाइए तो बनाइए। तो आइए चलते हैं, आप लोग बना लिए होइएगा। देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में भी वही बात है, x माइनस 3 गुना 2x करेंगे तो x गुना 2x स्क्वायर, x गुना प्लस 1 प्लस x माइनस 3 गुना 2x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। तुम सब इधर चले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब माइनस 5x आ गया बराबर 0। यानी 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है? नहीं होगा। तो 4 नंबर तक हम लोग आ गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए 5वां नंबर देखते हैं, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आइए देखते हैं। 2x गुना x 2x स्क्वायर, 2x गुना माइनस 3 माइनस 6x माइनस 1 गुना x माइनस माइनस प्लस 3 x स्क्वायर, यहाँ x गुना x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 गुना x प्लस 5x प्लस 5 गुना माइनस 1 माइनस 5। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, यहाँ प्लस 4x माइनस 5। ठीक है,
तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। आइए बाबू, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट गया, x स्क्वायर हो गया, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसको हम डायरेक्ट कर दिए, इस बार स्क्वायर में नहीं तोड़े हैं, आप अपने से तोड़ के देख लीजिएगा। तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आया ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यही काम यहाँ करना है, यही काम यहाँ करना है 7 नंबर और 8 नंबर में। इस बार थोड़ा क्यूब वाला है तो संभल के करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर, अभी दोनों को गुना करेंगे, 2x गुना एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, आइए तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। तो x क्यूब में 2x क्यूब गया, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 12x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर के रहते हुए भी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सर एक्स क्यूब है, समीकरण नहीं है। तो यह समीकरण का घात, किसी समीकरण का घात क्या होता है? जो चर पे महत्तम घात होता है। तो यहाँ चर पे महत्तम घात क्या है? 3 है, इसलिए यह 3 घात वाला समीकरण हुआ, 2 घात वाला समीकरण नहीं हुआ। उसी प्रकार इसको देखेंगे, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब? जरा बताइए तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। देखना, ये मत भूल जाना कि हमसे गलती होता है जानबूझ के, सब भूल मत जाना। ऐसा नहीं हो जाए कि बहाव में बहते चल जाना, सब ये चीज़ सही, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। सबको इधर ले आए, 0 आ गया इधर, तो एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x 1 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये वर्ड वाला प्रॉब्लम दिया गया है,
इस वर्ड वाले प्रॉब्लम के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। प्रश्नावली 4.1 में चल रहे हैं। अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वह प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर से बनेगा और उसके बाद हम उसमें आपको गुणनखंड विधि बताते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इन केस यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हम लोग अपने अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।